नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है एशिया की वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन। एशिया की जो वनस्पति है उसके प्रकार एवं वितरण। एशिया के वनस्पति प्रदेशों को प्रमुख दृष्टि से 11 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आर्द्र सदाबहार वन। तो जो आर्द्र और सदाबहार वन है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें आप अगर देखो तो ये सबसे पहला क्या है आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसको कि आर्द्र सदाबहार वन कहा जाता है। तो अपन एशिया के इस हिस्से में देखें, जो एशिया का ये वाला जो पूरा हिस्सा है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो एशिया के इस हिस्से में अगर हम देखें तो इसके अंदर आपके तो एशिया के इस पूरे भूभाग में अगर हम देखें तो इसके अंदर आपके जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज़्यादातर जो मिलते हैं वो भारत के ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इसके अलावा हिंद चीन का ये वाला क्षेत्र, उसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, फिलीपींस, ये जितने भी भूभाग हैं ये सारे क्षेत्र जहाँ पर की जो वर्षा है वो वर्षा का औसत 125 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है। जो क्षेत्र विषुवत रेखा के पास में हैं उन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। वर्ष पर्यंत यहाँ पे वर्षा होती है और तापमान उच्च रहता है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होने के कारण वनों की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो ज़्यादा होती है। इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो है महोगनी, गटापार्चा, बांस, बेत, रबर, सिनकोना इत्यादि। और इन वृक्षों की जो लकड़ी होती है वो अत्यंत कठोर होती है। ये वृक्ष अत्यधिक पास और सघन रूप में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। मुख्य वृक्षों के नीचे अन्य छोटे वृक्ष तथा लताएं पाई जाती हैं। इनको सदाबहार वनस्पति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ष भर इनके पत्ते जो हैं वो हरे रहते हैं। अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर जो वृक्षों की ऊंचाई है वो 55 मीटर तक भी ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता। इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनकी लकड़ी किस प्रकार की होती है, कठोर होती है और विविध कार्यों के प्रयोग में ली जाती हैं। अत्यधिक मिश्रित तथा परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण इन वनों की आर्थिक उपयोगिता बहुत ही कम है। इसके बाद जो वन आते हैं वो है, इसमें आते हैं मानसूनी पतझड़ वन। तो ये जो ट्रॉपिकल सेमी जो फॉरेस्ट है उसको इसमें शामिल किया जाता है। ये जितने भी वन हैं वो किस प्रकार के वन हैं, एशिया में ये पाए जाते हैं। तो ये जो वन है वो है मानसूनी वन या मानसूनी या पतझड़ी वन। इस वनों के अंदर आपके जो क्षेत्र शामिल किया जाता है वो आपके भारत का ये संपूर्ण ज़्यादातर वाला क्षेत्र, इसके अलावा ये हिंद चीन वाला जितना भी क्षेत्र है उसको इसमें प्रमुखता से शामिल किया जाता है। तो ये भारत में ज़्यादातर अधिकांश भारत के हिस्सों में तथा म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, दक्षिणी चीन, जावा और सुमात्रा इत्यादि क्षेत्रों में मानसूनी पतझड़ वन मिलते हैं। यहाँ जो वर्षा का औसत है वो वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर सागवान, सिनकोना, महोगनी, नारियल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये जो मानसूनी पतझड़ वन है, इन मानसूनी पतझड़ वन में शीशम, साल, आम, नीम, जामुन इत्यादि वृक्षों की भी प्रधानता है।
ये वृक्ष ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तथा इसलिए इनको पतझड़ी वृक्ष भी कहा जाता है। मानसूनी वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी बहुमूल्य होती है। ये लकड़ी इमारती सामान, फर्नीचर बनाने के काम आती है। ये वन सघन और लंबे नहीं पाए जाते। इन वनों की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर तक ही पाई जाती है। इसके बाद जो क्षेत्र आते हैं वो हैं इसमें शीतोष्ण मानसूनी वन प्रदेश, जिसमें आता है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं ज़्यादातर शीतोष्ण मानसूनी वन प्रदेश में, ये चीन का उत्तरी क्षेत्र, इसके अलावा जापान का दक्षिणी क्षेत्र। ये जो येलो कलर वाला जो एरिया आप देख रहे हो, इसमें दक्षिणी भाग जापान का, चीन का मध्यवर्ती भाग, मंचूरिया और ताइवान इत्यादि क्षेत्र आते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष ओक, मैपल, लॉरेन, वॉलनट, शहतूत आदि प्रमुख होते हैं। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन अधिक सघन नहीं होते। वनों की लकड़ी बहुमूल्य होती है। जापान के पर्वतीय भागों में इन वनों को काटकर चाय के बागानों में परिवर्तित कर दिया है तथा चीन में इन वनों को काटकर कृषि भूमि बना ली गई है। इस प्रकार इन वनों का विस्तार कम होता जा रहा है। इसके बाद जो क्षेत्र आता है वो आता है पर्वतीय वनस्पति, जो कि है माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये आपको जो साइन कलर का ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ये माउंटेन फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है। तो इसमें आपके ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो हिमालय रीजन के जो क्षेत्र हैं, हिमालय के साथ साथ जो चीन के अंदर पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। पर्वतीय ढालों पर अल्पाइन नामक वनस्पति पाई जाती है। तो ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन होता है, वैसे वैसे पर्वतीय ढालों पर प्राकृतिक वनस्पति का जो स्वरूप है वो भी बदलता है। ऊंचाई के साथ वृक्षों की जो आकृति है वो छोटी होती जाती है। इन वनों में चीड़, देवदार इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। 1000 मीटर तक तो सघन वनस्पति पाई जाती है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम वनस्पति होती है और 4000 मीटर से अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में केवल घास ही पाई जाती है। इस प्रकार से एशिया के ये पर्वतीय वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद जो क्षेत्र आता है वो आता है समशीतोष्ण घास के मैदान। इनको ज़्यादातर स्टेपी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो स्टेपी प्रदेश है, ये लाइट ब्राउन कलर का जो कलर है वो स्टेपी प्रदेश के लिए यूज़ हुआ है। तो एशिया में आपके ये संपूर्ण क्षेत्र जो कि आपके ये वाले जितने भी आपके लाइट ब्राउन कलर वाले जितने भी क्षेत्र हैं, ये एशिया के अंदर ये जितना भी क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र आपके स्टेपी वनस्पति के लिए उपयोग में आता है। ये समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। ये मंगोलिया, मध्य मंचूरिया, साइबेरिया के दक्षिणी भाग में फैले हुए हैं। मध्य एशिया में स्थित इस वृक्ष विहीन घास की पेटी को स्टेपी नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण वृक्ष बहुत कम उगते हैं। घास ही ज़्यादातर पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में ये स्टेपी घास झुलस जाती है और ग्रीष्म काल में उच्च तापमान, न्यून वर्षा और शीतकाल में न्यून तापमान और शुष्कता के कारण स्टेपी घास के अलावा अन्य वनस्पति उगने की संभावना नहीं है। इस क्षेत्र की घास गुच्छेदार होती है जो पशुचारण के लिए उपयोगी है। इस क्षेत्र में पशुचारण का अधिक प्रचार प्रसार है। तो इस प्रकार से ये आपके समशीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्र हैं। इसके बाद में आता है आपके कोणधारी पतझड़ मिश्रित वृक्ष। इसमें जो आपके वृक्षों की प्रधानता है वो मिडिल लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये जो आपके
रेड कलर से जो कलर शो हो रहा है वो आपके ये वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो वृक्षों की वनस्पति है वो ज़्यादातर आपके ये जापान, यहाँ पर आपके उत्तरी जापान में, उत्तरी चीन में, कोरिया, दक्षिणी पूर्वी साइबेरिया, तुर्की के पठारी भागों, ये यहाँ पर आपके तुर्की के पठारी भागों में, और ये यहाँ पर आपके पठारी भागों में साइबेरिया के दक्षिणी भागों में ये वनस्पति ज़्यादातर पाई जाती है। ये जो वनस्पति है वो पतझड़, सदाबहार दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की नरम लकड़ी, कठोर लकड़ी दोनों प्रकार के वृक्ष होते हैं। नरम लकड़ी वाले जो वृक्ष हैं वो मेपल, बेलूत, चीड़, हेमलॉक प्रमुख हैं। यहाँ वर्षा पर्याप्त होती है। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्षों में शहतूत, तूंग, कपूर इत्यादि के वृक्ष प्रमुखता से इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद जो क्षेत्र आता है वो आता है आपके भूमध्य सागरीय जलवायु वाला प्रदेश। तो ये जो आपके ऑरेंज कलर से ये मेडिटेरियन सी वाला जो क्षेत्र है, मेडिटेरियन वुडलैंड्स एंड सबस्क्रब, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें, तो ये जो मेडिटेरियन सी वाला जितना भी ऑरेंज कलर वाला जो क्षेत्र है तो ज़्यादातर आपके भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो भूमध्य सागर के आसपास ही पाई जाती है। ये आपका भूमध्य सागर है। तो एशिया में ये जो क्षेत्र है वो टर्की, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया इत्यादि क्षेत्रों में आपके इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। वर्षा शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती, वो शुष्क रहती हैं। वनस्पति क्षेत्र के वृक्षों की जड़ें लंबी, पत्तियां मोटी व चिकनी होने के कारण ग्रीष्मकाल के तीव्र वाष्पीकरण को झेल जाती हैं। इस कारण वाष्पीकरण कम होता है तथा ये वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। इन वृक्षों में जैतून, ओक, अंगूर, अंजीर, नींबू, नारंगी, पाइन, फर इत्यादि वृक्षों की प्रधानता है। इन वनों में रसदार फल भी बहुत तादाद में उगते हैं, जिनमें जैतून, अंगूर, नींबू इत्यादि रसदार फलों की प्रधानता है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र आता है वो आता है शुष्क घास के मैदान। तो ये आपके स्टेपी कलर जो ही आपके स्टेपी घास के मैदान ही हैं, लेकिन शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बलूचिस्तान से लेकर के आपके ये लाल सागर का ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों के अंदर आपके शुष्क घास के मैदान पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में तीव्र गर्मी और वर्षा की अति न्यूनता के कारण ग्रीष्मकाल में सारी घासें सूख जाती है, धरातल वनस्पति विहीन हो जाता है। केवल वही वनस्पति जीवित रह सकती है जो गर्मी और वाष्पीकरण को सहन कर सके। तो यहाँ पर ग्रीष्मकाल में खजूर, बम्बूल, झाड़ियाँ, ताड़ के वृक्ष इत्यादि जो शुष्क जलवायु को सहन कर सकते हैं वही ही उगते हैं। इसके बाद वाला जो क्षेत्र है वो है उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश। तो उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश जो कि डेजर्ट वाला, तो डेजर्ट के लिए आपके डेजर्ट वाला जो क्षेत्र है तो इसके लिए आपके ये संपूर्ण क्षेत्र, थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र, ये इराक, ईरान वाला क्षेत्र, इसके अलावा ये अरब कंट्रीज़ वाला जितना भी क्षेत्र है ये इसमें शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों में अत्यंत वर्षा, उच्च तापमान के कारण उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। रेगिस्तानी भागों में उच्च तापमान, निम्न वर्षा के कारण कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ, नागफनी, बम्बूल, खजूर आदि क्षेत्र में होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधों की जड़ें लंबी, छाल मोटी, पत्तियाँ कम कांटे वाली होती हैं। यह वनस्पति ईंधन के अलावा किसी और उपयोग में नहीं आती। तो इस प्रकार से ये मरुस्थलीय वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद में जो वृक्ष आते हैं वो आते हैं कोणधारी वन प्रदेश, जिसमें कि आपकी जितना भी आपके कोणधारी जो वन प्रदेश हैं उसको नॉर्दर्न कॉनिफोरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इनको टेगा भी कहा जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर का जितना भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है
एशिया में ये ग्रीन कलर वाला जितना भी क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र आपके कोणधारी वन प्रदेश या टैगा वन प्रदेश कहलाता है। ये संपूर्ण एशिया के साइबेरिया के उत्तरी भाग में एक लंबी चौड़ी पेटी के रूप में पाए जाते हैं। इन वनों को बॉरियल वन भी कहा जाता है। इन वनों में स्प्रूस, चीड़, लॉर्च, हेमलॉक, फर, सिडोर आदि वृक्षों की प्रधानता है। टैगा वन प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां नुकीली आकार की होती हैं, सुई की नोक की तरह होती हैं और कोणधारी ये वृक्ष होते हैं। टैगा वन क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। शीतकाल में तापमान हिमांक बिंदु के नीचे चला जाता है और ग्रीष्मकाल 3 से 4 महीनों में यहाँ पे वर्षा होती है। अतः ग्रीष्मकाल में ही वर्षा होती है। यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो केवल ग्रीष्मकाल में लघु समय के लिए ही विकसित होती है। बाकी जितने भी समय हैं यहाँ पर आपके वनस्पति कम देखने को मिलती है, बर्फ़ से ढके रहते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र आता है वो आता है उसके बाद में टुंड्रा प्रदेश। तो आपके जो टुंड्रा प्रदेश है वो टुंड्रा प्रदेश आपके ये स्काई आपके ये इस कलर से आपके स्लेटी कलर से जो जितने भी क्षेत्र आपके प्रेजेंट हो रहे हैं वो टुंड्रा प्रदेश में आते हैं। टुंड्रा या फिर अल्पाइन वनस्पति, तो ये जो क्षेत्र हैं ये ज़्यादातर आपके टुंड्रा क्षेत्र हैं, वनस्पति विहीन क्षेत्र हैं। ठीक इसी प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो तिब्बत के क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिलते हैं। ये भी वनस्पति रहित क्षेत्र हैं लेकिन ये बर्फ़ से ढके हुए नहीं रहते हैं। तो ये जो शीत टुंड्रा वनस्पति क्षेत्र हैं ये वनस्पति प्रदेश एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव महासागर के तट पर फैले हुए हैं। यहाँ 10 महीने कठोर सर्दी पड़ती है जिससे कि भूमि बर्फ से ढकी रहती है। वर्ष भर न्यूनतम तापमान रहता है, इसलिए यहाँ लंबी शीत ऋतु के कारण केवल मॉस, लाइकेन या काई जैसी छोटी घासें ही पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको एशिया के संपूर्ण क्षेत्र के वनस्पति क्षेत्रों के बारे में बताया कि एशिया के संपूर्ण क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। कल हम यहाँ के मिट्टी संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के मिट्टी संसाधन हमें देखने को, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है या किस प्रकार के मिट्टी संसाधन मिलते हैं। धन्यवाद।